हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज का जो मैंने नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी में शुरू किया है वो है प्रोबेबिलिटी लॉस। हम इनको रूल्स भी कह सकते हैं, ये लॉस भी हैं और ये रूल्स भी हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रोबेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं ये प्रोबेबिलिटी में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ 3 तरह के जो लॉज हैं वो लिखे हैं: लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। उनको जब वो बुक देखते हैं तो वो इतना उसमें लिखा होता है कि बच्चे देख के ही उसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या है। इसमें कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी है। मैं आपको बहुत ही ईजी जो वे में आपको ये समझाऊंगी कि क्या होता है। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले जो मैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन को डिफाइन करूंगी कि लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है और फिर हम इसकी एग्जांपल्स कर लेंगे। स्टूडेंट्स, जो मैंने जो है सिंपल जो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन लिखा है कि हमारे पास क्या है कि एक ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास किससे शो करा है, एक हमारे पास सेट है जो कि कॉम्प्लीमेंट सेट है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए। अब इवेंट ए का वो कॉम्प्लीमेंट है रिलेटिव टू द सैंपल स्पेस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी जो हम लोगों के पास जो है इवेंट जिसकी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ: प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए इक्वल्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। मैं इसको उस तरह से भी लिख सकती हूँ और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, या आप इसको कॉम्प्लीमेंटेशन रूल भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें अप्लाई कहाँ पे करना होता है? अगर हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें एटलीस्ट 1, तो इसका मतलब है हमने वहां पर जो है रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन या लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन जो है अप्लाई करना है। अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें एटलीस्ट 1, इट मींस हमें वहां पे कॉम्प्लीमेंटेशन को अप्लाई करना है। जहां पे हमारे पास ये लफ्ज आ जाए, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन रूल अप्लाई करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। सुनिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है: अ कॉइन इज टॉस्ड फोर। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है: अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स इन सक्सेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड अकर्स। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने एक कॉइन को टॉस किया है 4 टाइम्स, ठीक है, और सक्सेशन में किया है। मीन्स हम लोगों ने पहले एक कॉइन टॉस किया, फिर अगला, फिर अगला और फिर अगला, यानी हमने एक उसको सीक्वेंस के साथ जो है हमने उसको टॉस किया है। अब हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास एटलीस्ट जो है 1 हेड अकर हो। अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो कि हमारे पास एटलीस्ट का वर्ड जो है वो यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता चाहिए कॉम्प्लीमेंटेशन रूल है क्या। हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो हम लोगों ने इवेंट ए की करनी है और वो हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। हम इसको इस तरह से भी कॉम्प्लीमेंटेशन रूल लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। क्योंकि मुझे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 1 हेड, अगर ये मेरे पास क्या इवेंट ए, अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। अब देखें, अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं 4 टाइम्स, हमारे पास सम इस तरह की आती हैं आउटकम्स लाइक दिस, हेड एंड टेल समझ लें, या आप कर सकते हैं टेल हेड, टेल हेड। इस तरह की हमारे पास जो है वो आउटकम्स आ सकती हैं। ठीक है, यानी इस तरह की ये सारी मैंने आउटकम्स नहीं लिखी, यानी इस तरह की आउटकम्स आ सकती हैं जब हम एक कॉइन को 4 टाइम्स जो है वो टॉस करते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसी आउटकम भी आती है जिसमें हमारे पास कोई भी हेड अपीयर नहीं हुआ। अगर आप देखें, एक इस तरह की भी आउटकम आती है। तो हमारे पास क्या होता है कि इवेंट ए तो हमारे पास है कि एटलीस्ट 1 हेड अगर, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी जो आउटकम्स है वो आ रही हैं। तो इसके अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो हमारे पास जो एक कॉम्प्लीमेंट है वो ऐसा है कि उसमें हमारे पास कोई भी जो हेड है वो अपीयर नहीं हो रहा, कोई भी हेड आपको नजर नहीं आ रहा। तो वो हमारे पास कौन सी आउटकम है, ये वाली। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास आ जाएगी 1/16। क्योंकि हमारे पास जब हम एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल पॉइंट्स आते हैं वो क्या आते हैं, 2 की पावर 4 16 सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ रही है वो क्या आ रही है, 1/16। सिंपली जस्ट हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे: प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स 1 माइनस 1/16 और हमारे पास 15/16।
तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है ए की, इवेंट ए की, कि हमारे पास एटलीस्ट वन हेड जो है वो अकर हो रहा है, तो हमें कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ रही है 15/16। तो स्टूडेंट्स ये है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ की, ये कॉम्प्लीमेंटेशन रूल की एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको दी है, जिसमें हमारे पास आपको वाज़े तौर पर नजर आ कि यहाँ पे एटलीस्ट वन जो है वो दिया गया है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ जो है वो अप्लाई करना है, और वो कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया है। स्टूडेंट्स अब हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो है एडिशन लॉ। लॉ रूल भी हम इसको कह सकते हैं एडिशन रूल। ठीक नहीं होती है कि हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो क्या हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसमें ये बात बहुत ज्यादा मैटर करती है एडिशन लॉ के अंदर। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हमारे पास इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हमारे पास इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जस्ट आपको अभी ये बात याद रखनी है कि जब हमारे पास इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब हमारे पास इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सॉरी होते हैं तो ये अप्लाई करेंगे, नहीं होते तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमारे मैंने ये बताना है आपको कि अब हमारे पास इवेंट्स का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जो एक साथ अकर नहीं हो सकते, एक साथ अपीयर नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कॉइन की एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास या तो हेड आता है टेल आता है, कभी ऐसा नहीं होगा टेल और हेड इकट्ठे अपीयर हो गए हो, अगर आपने कभी देखा हो। या अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास कभी भी ऐसा नहीं होता कि दो आउटकम सेम एक ही टाइम पे आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूंगी तो मेरे पास या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6 जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 3 और 5 इकट्ठे अपीयर हो जाएं। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब आगे बात हो रही है कि जब हमारे पास इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। अब वो क्या एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आप लोगों को पता होगा कि 52 प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर हम उसको ले लेते हैं। अब उसमें बात ये हो रही है कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो कि मेरे पास अगर मैं एक कार्ड वहां से निकालना चाह रही हूँ, पहला इवेंट मेरे पास ये है कि कार्ड निकालना चाह रही हूँ, और वो क्या होना चाहिए, वो कार्ड मेरे पास किंग का कार्ड होना चाहिए उन 52 प्लेइंग कार्ड्स में से। और दूसरा इवेंट मेरे पास ये होना चाहिए कि वो जो कार्ड मैं दूसरा उठा रही हूँ वो मेरे पास हार्ट का होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स बात यहाँ पे क्या हो रही है कि मैंने एक 52 प्लेइंग कार्ड्स जो पूरा पैकेट था उसमें से एक कार्ड को निकालना है। पहला इवेंट क्या निकालना है कि मेरे पास वो कार्ड किंग का होना चाहिए, और दूसरा इवेंट मेरे पास ये है कि वो मेरे पास हार्ट का होना चाहिए। ठीक है, किंग का जो कार्ड है अगर मैं लेती हूँ तो इसका मतलब है कि उसमें हार्ट भी आ सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो इकट्ठे अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि अगर मैं एक कार्ड निकालती हूँ किंग का तो उसमें मेरे पास जो है वो हार्ट भी आ सकता है। इसका मतलब है कि किंग और जो हार्ट है वो इकट्ठे अपीयर हो सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। अब आगे स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है और हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और कौन से इवेंट्स हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते और उसमें हमें ये वाला फॉर्मूला जो है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो मैं आपको इसके आगे एग्जांपल्स देती हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से जो है वो कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब चले अब हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, अ पेयर ऑफ टाइज आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ आइदर 5 और 11। अब हम लोगों ने एक पेयर ऑफ डाइस को जो है वो थ्रो करना है, यानी इसका मतलब है कि हम दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं वन टाइम। पेयर ऑफ डाइस का मतलब ये है। अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास जब टोटल आए उसका उन आउटकम्स का, या तो हमारे पास 5 आना चाहिए या तो हमारे पास 11 आना चाहिए। अब आप देखें यहाँ पर 5 और 11 इकट्ठे अपीयर नहीं हो सकते। तो इट मीन्स ये हमारे पास कौन सी एग्जांपल होगी, कौन से इवेंट्स होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्योंकि ये हमारे पास इकट्ठे अपीयर नहीं हो रहे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों को सैंपल स्पेस देखनी होगी। जब हम लोगों ने 2 पेयर ऑफ टाइज को जब थ्रो करना है वन टाइम तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस थी वो क्या आती है, वो स्टूडेंट्स आपको पता होगी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिख देती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने जो है वो सारी सैंपल स्पेस लिख दी है जब हम एक 2 पेयर ऑफ टाइज को थ्रो करते हैं वन टाइम। अब हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास सम जब 5 आता है वो कौन कौन सी आउटकम्स का आता है, सम 5। तो वो हमारे पास ये वाली आउटकम है, इसके अलावा हमारे पास ये वाली आउटकम है, ये आउटकम है, हमारे पास ये आउटकम है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो ए की जो आ रही हैं
एक इवेंट की जो मेरे पास आउटकम्स आ रही है टोटल कितनी आ रही है 1 2 3 4। मैं इसके वो लिख नहीं रही सेट्स कौन से हैं, तो मेरे पास आ रही है 4 आउटकम्स आ रही हैं। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इसकी। तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास क्या है फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स मेरे पास कितनी होती हैं 36। तो मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4/36। ठीक है, जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास दूसरे इवेंट की क्या है कि मेरे पास क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास 11, अब मैं देखूंगी कि कौन से जो आउटकम्स हैं उनकी सम करने से मेरे पास 11 आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास 11 आ रहा है 5 और 6 को करके और 6 और 5 को करके। इट मीन्स मेरे पास 2 आउटकम्स हैं फेवरेबल आउटकम्स, जिनको प्लस करने से मेरे पास 11 आ रहा है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2/36। ये मेरे पास है फेवरेबल आउटकम्स और ये मेरे पास है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ पी फाइंड आउट कर ली और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी भी फाइंड कर ली। अब सिंपल क्या था, हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपली मैं इस फॉर्मूला के अंदर अपनी वैल्यूज को जो है वो पुट कर दूंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4/36 प्लस 2/36। और जब मैं इसको अब करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1/6। इसका मतलब है कि मेरे पास जो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हुई जब या तो मेरे पास 5 है या 11 है, तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आ रही है 1/6। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि नहीं है, और फिर कैसे हम लोग जो है फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। और सिंपल जो है मैंने जस्ट इसकी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट किया है और मैंने उसके अंदर फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया, तो मेरे पास जो है वो आंसर फाइंड आउट हो गया है। अब इसकी आपको मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, if one card is selected at random from deck of 52 playing cards, what is the probability that the card is a club or a face or both? अब हम लोगों ने एक 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं उसमें से कार्ड को सिलेक्ट किया है। अब हमने प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करनी है कि वो कार्ड क्लब का था या फेस का है या बोथ दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हमारे पास जब हम क्लब्स निकालते हैं तो क्लब के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं 13। ठीक है, अब उन 13 कार्ड्स में फेस कार्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि 12 जो होते हैं हमारे पास 16 का फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और बात ही हो रही है कि बोथ का मतलब ये है कि क्लब और फेस इकट्ठे अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लब्स के अंदर 3 फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। तो जैक, किंग और क्वीन जो है हमारे पास क्लब्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं फेस कार्ड। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कार्ड जो हैं वो इकट्ठे अपीयर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि ये हमारे पास इकट्ठे अपीयर हो रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि सिंपली आपको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी equals probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला। अब हम लोगों ने इसकी जो है वो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, कार्ड इज अ क्लब। अगर आप देखें 52 प्लेइंग कार्ड्स में 13 जो कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं क्लब्स के। तो इसका मतलब है हमारे पास है 13 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 52। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमारे पास आ गई 13/52। अब हम लोगों ने नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है। अब अगला क्या है कि या तो वो फेस कार्ड होना चाहिए। अब हमारे पास कितने फेस कार्ड्स होते हैं, टोटल 12 होते हैं, 12/52। 12 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे और 52 हमारे पास हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बोथ का मतलब है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स, अब हमारे पास क्लब्स के अंदर 3 फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, किंग और क्वीन। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/52। अब सिंपली जस्ट हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। और इस सब को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 22/52।
स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया और ये हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे और मैंने आपको बताया कि किस तरह से पता चलेगा कि हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया। अब स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल, या हम इसको लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें अब दो कंडीशंस आ गई हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब हमारे पास जो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं वो क्या है, उसकी जो फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे दो तरह के फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताती हूँ कि डिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं। द इवेंट्स विच आर अफेक्टेड बाय अदर इवेंट्स, द इवेंट्स which are affected by other events। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, जो कि अगर हमारे पास कोई इवेंट आ रहा है और उस इवेंट के आने की वजह से दूसरे इवेंट के ऊपर अफेक्ट हो रहा है, तो वो हमारे पास कौन से इवेंट्स होंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। और उसके लिए हम ये दो तरह के फॉर्मूलास यूज करेंगे जो कि मैंने यहाँ लिखी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स, और आपको ये हमेशा याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन रूल में हमेशा हम लोग इंटरसेक्शन का वर्ड जो है वो यूज करते हैं, जहाँ पे मैंने यूज किया हुआ ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए। अब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू सी आ गई है, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी आ गई है जो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि बी ओवर ए ये हमारे पास क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बता देती हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है और इसका मतलब क्या है। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। और अब इसका मतलब क्या है, अगर आप फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख लिया एंड देन मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है वो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इस लाइन का मतलब ये है, this is the conditional probability of event B given that event A has occurred। यानी हमारे पास इवेंट ए जो है वो पहले से ही हम लोग उसको उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर चुके हैं, वो पहले से ही अकर्ड हो चुका है। तब हम लोग जो उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी नेक्स्ट इवेंट की जो कि बी है वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है। अब दूसरा जो फॉर्मूला लिखा है उसमें सिंपली क्या चेंज आ गई है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई है एंड टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और हम इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। लेकिन बात ये हो रही है कि हमारे पास जो इवेंट बी है वो ऑलरेडी जो है हम उसको फाइंड आउट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये जो इन फॉर्मूलास का मतलब था जो कि मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, विच द इवेंट्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय अदर इवेंट्स, सिंपली which are not affected by other events। सॉरी यहाँ पे मैं इवेंट्स लिखना भूल गई हूँ, इवेंट्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय अदर इवेंट्स, तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है, अब आपको मैं जब इसी एग्जांपल समझाऊंगी तो आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, हम किस तरह से इस पे मल्टीप्लिकेशन रूल जो है अप्लाई करते हैं और किस तरह फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं, जो अब हम आगे जो है इसी एग्जांपल से करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, अ बॉक्स कंटेन्स 15 आइटम्स, 4 ऑफ विच आर डिफेक्टिव एंड 11 आर गुड, 2 आइटम्स आर सिलेक्टेड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज गुड एंड द सेकंड इज डिफेक्टिव। अगर सबसे पहले तो हम लोग ने देखना है कि ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर आप देखिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, ये आइटम्स हैं, 15 आइटम्स हैं एक बॉक्स के अंदर। इसका मतलब है कि अगर मैं इस आइटम्स में से कुछ आइटम्स निकाल लेती हूँ तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आ जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब दिया है 4 ऑफ विच आइटम्स आर डिफेक्टिव एंड 11 आर गुड, यानी 15 में से जो 4 है वो डिफेक्टिव हैं और जो 11 है वो हमारे पास गुड आइटम्स हैं। अगर हम दो आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो फर्स्ट क्या होगी कि फर्स्ट हमारे पास गुड आइटम हो और जो सेकंड है वो डिफेक्टिव आइटम्स हो। अगर स्टूडेंट्स मैं इसमें से 15 आइटम्स में से मेरे पास आइटम्स है, अब मैं इसमें से एक डिफेक्टिव आइटम निकाल दूं तो मेरे पास 14 आइटम्स रह जाएंगी। इसका मतलब है
कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज जो है, इसका पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूलास लिख देते हैं और उसके बाद फिर आपको समझा देंगे। अब सबसे पहले तो हमें लगेगा कि हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि अगर मैं एक इवेंट मतलब कि आ रहा है तो उस इवेंट के आने से दूसरे इवेंट पे भी असर आ रहा है। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ओवर ए। यानी हम लोगों ने क्या करना है, इवेंट ए इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जबकि इवेंट ए जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, और उसके लिए फॉर्मूला ये यूज होता है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी और ए को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो आपको पता चाहिए कि प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट इज गुड। अब सबसे पहले तो हम लोग को पता है कि हम लोग किसी से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं किसी भी इवेंट की, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितनी है, 15 आइटम्स है, जो कि मैंने यहाँ लिख दी। अब मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितनी है, अब उसमें क्या है, तो फर्स्ट इज गुड होनी चाहिए। इसका मतलब गुड आइटम्स कितनी है, 11। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 11/15, जो कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ। अब नेक्स्ट मैंने क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ event B given that probability of event A has occurred equals। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब देखिए मैंने स्टूडेंट्स एक गुड आइटम तो निकाल दी इस 15 आइटम्स से। अब 15 आइटम्स में एक आइटम निकल चुकी, तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे कितनी आइटम्स अब रह जाएंगी, 14। तो इसका मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कह लेंगे, आइटम्स कह लेंगे, वो मेरे पास कितनी हो जाएंगी, 14। अब मेरे पास जो डिफेक्टिव आइटम्स थी वो कितनी थी, 4, वो मैं यहाँ पुट कर दूँगी। ये मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स थी। अब सिंपली जस्ट इन वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दूंगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के पास मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.16। तो स्टूडेंट्स ये मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली कि फर्स्ट जो आइटम है वो गुड है और अगर सेकंड आइटम डिफेक्टिव है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मेरे पास होगी 0.16। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, 2 cards are drawn from a well shuffled ordinary deck of 52 cards. Find the probability that they are both aces if the first card is replaced. अब यहाँ पे हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, ये तो आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स हैं और उसमें से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास बहुत एसेस होने चाहिए अगर हम एक फर्स्ट कार्ड को रिप्लेस कर देते हैं। यानी अगर बात इसमें ये हुई है कि अगर एक 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं उसमें से अगर एक मैं कार्ड निकालती हूँ पहले फर्स्ट, ठीक है, और वो एस का होना चाहिए। अब दूसरा कार्ड भी मैं निकालूं तो वो भी एस का होना चाहिए, लेकिन बात यहाँ की हो रही है कि फर्स्ट कार्ड को हम रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, वो कार्ड एस नहीं रहेगा, वो कार्ड कुछ और भी हो सकता है, यानी हम लोगों ने उसको चेंज कर देना है। तो इसका मतलब है कि अगर एक जैसे मेरे पास एसिस होते, अगर मेरे पास दोनों कार्ड्स एक जैसे होते तो इसका मतलब है कि तब मेरे पास दोनों इवेंट्स के ऊपर चेंज आता। अगर दोनों को फाइंड आउट करना होता मुझे, सेम कार्ड्स को यानी एसिस को अगर मुझे फाइंड आउट करना होता तो मेरे पास अगर एक इवेंट आ रहा था तो दूसरे इवेंट पे भी असर हो जाता है। लेकिन बात अब यहाँ की हो रही है कि हम लोगों ने जो पहला कार्ड था उसको रिप्लेस कर देना है, उसको एस नहीं रखना, वो कोई और कार्ड हो सकता है, इसको चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो इवेंट्स होंगे वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कोई इफेक्ट नहीं होगा एक इवेंट के आने से दूसरे इवेंट के ऊपर, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसके अंदर सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड है वो क्या होना चाहिए, एस का होना चाहिए। अब आपको पता है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में 4 एसेस होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हम सिमिलरली फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपको पता है दूसरा कार्ड भी एस का होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में जो है वो 4 जो है वो एस होते हैं, तो 4 आ जाएगा और सिमिलरली 52। यदि कार्ड हमने रिप्लेस कर दिया था तो कोई इफेक्ट टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। सिंपली जस्ट इसके अंदर पुट करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स 4/52 टाइम्स 4/52 और आंसर आ जाएगा 1/169। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट बात, अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर हम लोग इस कार्ड को रिप्लेस्ड ना करें, यानी इफ फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, तब क्या कंडीशन बन जाएगी।
अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि यहाँ पे स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। पहले तो हमारे पास था कि फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड, लेकिन अब मैंने कर दिया कि फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड। इसका मतलब है कि अगर मैं एक कार्ड 52 प्लेइंग कार्ड से निकाली, वो मैंने निकाला, वो एस का था, दूसरा निकाला वो भी एस का था, लेकिन मैंने पहले को चेंज नहीं किया, वो एस का वैसे ही रहने दिया। अब क्या हुआ कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास जो है वो दूसरे इवेंट के ऊपर भी इफेक्ट आ गया। ठीक है, दो पहला था कार्ड के फर्स्ट भी एस का होना चाहिए और दूसरा भी एस का होना चाहिए, लेकिन रिप्लेस हम लोगों ने नहीं किया, वो सेम एस के ही थे कार्ड्स। अब इसका मतलब है कि इवेंट्स के ऊपर जो है वो इफेक्ट आएगा। अगर एक इवेंट आ रहा है तो दूसरे पे इफेक्ट आएगा। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स। और डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आप जानते हैं हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपली जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इवेंट ए हैज अकर्ड। अब हम सिंपली सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या है कि पहला कार्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, एस का। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स में 4, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। अब दूसरी हम लोगों ने करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैज अकर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें से 52 प्लेइंग कार्ड से एक एस निकाल देती हूँ तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे उस पर भी इफेक्ट आ जाएगा, और जो मेरे पास नंबर ऑफ एसिस थे, टोटल नंबर ऑफ एसिस थे 52 प्लेइंग कार्ड्स में, उस पर भी इफेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब है कि इवेंट ए मैं निकाल चुकी हूँ, एक कार्ड निकल चुका है, तो इसका मतलब है मेरे पास 3 हो जाएंगे, और 52 में से भी मैं एक कार्ड जाहिर बात है निकल गया, तो वो कार्ड्स क्या हो जाएंगे 51। तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी गिवन दैट इवेंट ए हैज अकर्ड, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 3/51। और जस्ट मैं इसको फॉर्मूला के अंदर अप्लाई कर दूंगी, पुट कर दूंगी वैल्यूज को, तो मेरे पास आ जाएगा 4/52 टाइम्स 3/51। तो मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 1/221। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो है उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मल्टीप्लिकेशन जो समझ आ गया, क्योंकि इसमें दो कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स, और किस तरह से जो है मैंने आपको एग्जांपल्स दी और आपको बताया कि किस तरह से हम लोगों ने इनको फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है और कैसे पता लगाना है कि डिपेंडेंट इवेंट्स है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। ये बहुत ईजी है और आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स प्लीज मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।